नमस्कार दोस्तों, ई स्लेट के एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 के भूगोल के चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गतियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के अक्ष के बारे में। तो जो पृथ्वी का अक्ष है वो इसके कक्षीय समतल या फिर ऑर्बिटल प्लेन से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल प्लेन दिखाया हुआ है, तो पृथ्वी इस ऑर्बिटल प्लेन से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं रोटेशन की, यानी कि घूर्णन की। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती है, जिसे इसका घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटों में एक पूरा चक्कर अपने अक्ष पर पूरा कर लेती है। इसे एक अर्थ डे या एक पृथ्वी दिवस कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है। इस तरीके से जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ रात होती है। दिन और रात को विभाजित करने वाले इस वृत्त को सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। इस स्थिति में सूर्य के सामने वाला पृथ्वी का जो हिस्सा है वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रकाश प्राप्त करेगा, ऊष्मा प्राप्त करेगा और वहाँ पर हमेशा दिन हुआ करेगा। इस तरह वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह पृथ्वी सूर्य के दूसरा वाला यानी पृथ्वी का अपोजिट वाला भाग, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होगी और हमेशा रात हुआ करेगी। अब बात करते हैं हम परिक्रमण की, जिसे कि रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, जिसे इसका परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर को पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन लेती है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। जब हम 6 घंटों को लगातार 4 सालों तक जोड़ेंगे तो इस तरह से हमें 24 घंटे मिलेंगे। इन 24 घंटों को चौथे साल में फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से हर 4 साल के बाद फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिन का ना होकर 29 दिन का होता है। उसे हम लीप ईयर कहते हैं। हम जानते हैं कि ऋतुएं किस तरह से बनती हैं। तो दिए गए चित्र में पृथ्वी वर्ष के विभिन्न महीनों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती दिखाई दे रही है। हम यह भी जानते हैं कि ऋतुएं सामान्यतः 4 सर्दी, गर्मी, शरद और बसंत होती है। अब हम पिछले चित्र के ही एक हिस्से को लेकर इसे और समझते हैं। तो इसमें पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है वह सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त कर रहा है, या फिर उत्तरी ध्रुव का अधिकांश क्षेत्रफल इस चित्र में सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त कर रहा है। इसके विपरीत बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ रही हैं। तो ये समय उत्तरी गोलार्ध के लिए ग्रीष्म ऋतु होगा। क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो मई जून का महीना भारत में ग्रीष्म कहलाएगा। यहाँ पे 21 जून के दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा समय तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। इस समय को समर सॉलिस्टिस या उत्तरायण भी कहा जाता है। इसी तरह पृथ्वी जब परिक्रमण करती हुई उस स्थिति में पहुंचती है जब उसका उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के पास होता है, तो उस समय उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधी और अधिक क्षेत्र पर पड़ती हैं, या और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यह समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में
सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने पर उत्तरी गोलार्ध में यह समय सर्दियों का होता है। तो 22 दिसंबर वो दिन होता है जिस समय सूर्य की किरणें बहुत कम समय के लिए उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती हैं। उस दिन को विंटर सॉलिस्टिस या दक्षिणायन कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जाना अभी तक कि कैसे शीत और ग्रीष्म ऋतुएं बनती हैं। अब हम बात करेंगे शरद और बसंत के बारे में। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण करते हुए दीर्घवृत्ताकार या एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाती हुई ऐसी स्थितियों में पहुंचती है कि जहां सूर्य की किरणें समान अवधि में उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पड़ें या समान मात्रा में सूर्य की किरणें उत्तरी या दक्षिणी गोलार्धों में पड़ें, तो उस समय को इक्विनॉक्स कहते हैं। सितंबर और मार्च के महीने में यह इक्विनॉक्स होता है। 23 सितंबर वो दिन होता है जब सूर्य की किरणें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर समान अवधि के लिए पड़ती हैं। इसी तरह से 21 मार्च को भी सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समान अवधि के लिए पड़ती हैं। तो इस तरह से हमने अभी पढ़ा था कि मई जून में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और मई जून के इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो मई जून के बाद जब सितंबर आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के बाद ऑटम यानी कि शरद ऋतु होगी और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के बाद स्प्रिंग यानी बसंत होगी। इसके बाद दिसंबर आएगा। दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है। तो दिसंबर के बाद मार्च की बात करें जो कि इक्विनॉक्स होता है, तो दिसंबर के बाद मार्च में उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पहले सर्दी थी, सर्दी के बाद स्प्रिंग यानी कि बसंत आएगा और दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ की दिसंबर में गर्मी थी वहाँ गर्मी के बाद शरद यानी ऑटम आएगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में बात की पृथ्वी की घूर्णन के बारे में यानी रोटेशन के बारे में, फिर पृथ्वी के परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं, साथ ही पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं बनती हैं। तो ये था एनसीईआरटी की कक्षा 6 के भूगोल विषय का चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गतियां। आशा है आपको ई स्लेट के एनसीईआरटी सीरीज़ के ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है ई स्लेट और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।